Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about caste census in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So सेंसस क्या चीज़ होती है? सेंसस पहले इसको समझते हैं. आपको पता होगा हर 10 साल पे हमारे देश में काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की, जिसको सेंसस कहते हैं, जनगणना. बट एक बात आपको समझनी है कि सेंसस इज़ नॉट जस्ट अबाउट काउंटिंग नंबर्स कि यहाँ पे इतने लोग रहते हैं. इट्स ऑल्सो अबाउट द डिटेल्ड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एज वेल, कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं, किस किस तरह के, जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितने हैं, फॉर्मल में कितने हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में कितने हैं, प्राइवेट में कितने हैं, लोगों की लिटरेसी कितनी है. तो इस तरह के डिटेल्ड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सेंसस में कलेक्ट किए जाते हैं. सेंसस आपको पता होगा हमारे देश में हर 10 साल में कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन पहला जो सिंक्रोनाइज्ड या सिस्टमेटिक सेंसस था ब्रिटिशर्स के टाइम में कराया गया था इन द ईयर 1881. और जो पहले सेंसस कमिश्नर थे 1881 के टाइम में, उनका नाम था W.C. प्लाउडेन. तो ये नाम याद रखना, क्या पता प्रीलिम्स में पूछ ले. और उसके बाद से हर 10 साल पे 1881 के बाद से हर 10 साल पे हमारे देश में सेंसस कराया जा रहा है, जनगणना, जिसमें डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट किए जाते हैं. और आज़ादी के बाद से सेंसस को कंडक्ट कराने के लिए एक प्रॉपर कानून बनाया गया है, सेंसस एक्ट ऑफ 1948. दैट मीन्स कि नाउ सेंसस इज ए स्टैट्यूटरी एक्टिविटी, इट इज़ बीइंग डन अकॉर्डिंग टू अ लॉ. और आज़ादी के बाद से भी हर 10 साल पे अब इसको कंडक्ट कराया जाता रहा है. और अब आज़ादी के बाद से सेंसस को कंडक्ट कराने के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई है उसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, which works under Ministry of Home Affairs. जो आखिरी सेंसस हुआ था that was held in 2011, और जो मौजूदा सेंसस चल रहा है अभी जनगणना for 2021, it is still continuing. तो इसके डेटा अभी आने बाकी हैं. अब करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ये आर्टिकल क्यों आया है वो समझते हैं. देखिए, कुछ लीडर्स जैसे कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी या यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले साहब, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस बार का जो सेंसस कराया जा रहा है इसमें कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए, कि अलग अलग कास्ट के जो भी जाति हैं हमारे यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो भी हैं जाति हमारे यहाँ पे, कास्ट वाइज सेंसस कराई जाए कि इस कास्ट के इतने लोग हैं, वो लोग इन जॉब्स में हैं, इतना उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, वो सब कुछ कास्ट वाइज कराया जाए. इसी तरीके का डिमांड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, जब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द OBC कम्युनिटी. इसी तरीके का डिमांड या रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने भी किया है भारत सरकार को, कि इस बार का जो सेंसस कराया जा रहा है इसमें कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए. और क्यों डिमांड इस तरह के किए जा रहे हैं, व्हाट आर द रीजन्स और रैशनल्स बिहाइंड सच डिमांड. तो माना जा रहा है कि इससे प्रॉपर अंदाज़ा लग पाएगा कि OBC कम्युनिटी के कितने लोग हैं हमारे देश में, कितना % ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे देश में OBC को बिलोंग करता है. आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि मंडल कमीशन जो 1979 में बनाया गया था इन ऑर्डर टू लुक फॉर प्रोविजंस रिगार्डिंग OBCs, उसने कहा था कि हमारे देश में लगभग 52% OBC पॉपुलेशन है. लेकिन आपको ये बात समझनी अच्छे से कि मंडल कमीशन ने जो कहा था 52% पॉपुलेशन ऑफ OBC, दैट वाज जस्ट ए रफ एस्टिमेशन, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ सेंसस. ऐसा नहीं कुछ जनगणना कराई गई थी जिसके बेसिस पे मंडल कमीशन ने ये डाटा या फिगर ऑफ 52% दिया था. तो मुद्दा ये है कि OBCs को लेकर के एक डिटेल्ड आइडिया कि कितनी % पॉपुलेशन OBC कैटेगरी में आती है, इसको लेकर के अभी तक है नहीं. और जिस कारण से इस बार डिमांड की जा रही है कि ये जो सेंसस कराया जा रहा है इसमें कास्ट वाइज सेंसस भी कराया जाए, कि अलग अलग कास्ट के लोग, कौन कौन से कास्ट के लोग हैं वो पता लग जाए हमें. तो इससे अपने आप पता चल जाएगा कि OBC कम्युनिटी के लोग हमारे देश में कितने हैं. और इससे एक चीज़ और फ़ायदा होगी कास्ट बेस्ड सेंसस से, कि अलग अलग कास्ट के लोगों में क्या उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है वो पता लग पाएगी. तो इससे ये भी पता लग पाएगा कि कौन से कास्ट के लोग पिछड़ रहे हैं, कौन से कास्ट के लोग डोमिनेंट हैं, और उस हिसाब से फिर भारत सरकार की पॉलिसीज़ बनाई जा सकेंगी. लेकिन इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है अभी वो देखते हैं. डिमांड ऐसी आई है कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए,
लेकिन भारत सरकार का स्टैंड है कि द यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इन्यूमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन SC एंड ST। तो ये इन्होंने, भारत सरकार ने कहा कि देखिए ये भारत सरकार की पॉलिसी रही है राइट सिंस इंडिपेंडेंस कि कास्ट वाइज कुछ भी नंबरिंग ना की जाए कि भाई इस कास्ट के इतने लोग, उस कास्ट के इतने लोग। तो SC STs के लिए काउंटिंग होती है अभी भी जो सेंसस होता है ना उसमें SC और ST ओवरऑल, उसमें भी तो देखिए SC ST में भी तो अलग अलग कास्ट है ना, लेकिन वो कास्ट डिवीजन नहीं होता है कि SC में ये कास्ट का ये कंडीशन है, इस कास्ट का ये कंडीशन, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल SC और ST कम्युनिटी की काउंटिंग होती है, उनका ओवरऑल डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है कि SC कम्युनिटी के इतने लोग हैं, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, लेकिन उससे ज़्यादा डिटेलिंग हमारे सेंसस में नहीं की जाती है। दैट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी राइट सिंस इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स के टाइम में कास्ट सेंसस किया जाता था टिल 1931, तो 1881 से लेकर के 1931 तक लगभग 5 या 6 सेंसस में उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस किया, लेकिन उसके बाद से इस प्रोसेस को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होता है हमारे देश में, उसको भी समझते हैं। देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस इज ए काइंड ऑफ आइडिया दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टलेस सोसाइटी। अगर हमें कास्टलेस सोसाइटी बनानी है, कास्टलेस सोसाइटी देखिए पूरी तरह से कास्ट को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन बाय हियर कास्टलेस सोसाइटी मीन्स कि द डोमिनेंस ऑफ कास्ट एज ए आइडिया, डोमिनेंस ऑफ कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन शुड बी लिमिटेड। और अगर हमें कास्ट लेस सोसाइटी या लिमिटेड कास्ट डोमिनेंस वाली सोसाइटी अगर बनानी है तो कहीं ना कहीं हमें कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करना होगा, क्योंकि जैसे ही कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाएगा कि इस जाति के लोगों का ये कंडीशन है, इस जाति के लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस ये है, कास्ट बेस्ड डिवीजन विल बिकम शार्पर इन आवर कंट्री एंड आवर गोल टू अचीव अ कास्ट लेस सोसाइटी विल नेवर बी अचीव्ड। और जो हमारे देश का कोशिश है इन ऑर्डर दैट इज़ टू अचीव सोशल हार्मनी, कास्ट बेस्ड डिवीजन को कम करना, दैट एफर्ट विल गो वेस्ट। सो दैट इज़ वाई कास्ट बेस्ड सेंसस तो नहीं की जा सकती, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। फिर आपको एक बात और समझनी है, ध्यान से समझिए कि जो पिछला सेंसस कराया गया था 2011 वाला, उसको कहा जाता है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसमें भी है वर्ड कास्ट। तो आपके मन में नेचुरली ख्याल आएगा कि सर ये तो 2011 में ही सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करा दिया गया था, जो पिछला सेंसस हुआ था 2011 का, तो कहा जाता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो सर कास्ट तो उसमें भी था, तो ये कैसे फिर आप कह रहे हैं कि नहीं कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे देश में कभी हुआ ही नहीं है राइट सिंस इंडिपेंडेंस। तो समझिए किस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि राइट सिंस इंडिपेंडेंस कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ है। समझते हैं, जो 2011 का सेंसस हुआ था उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2011 का सेंसस होने वाला था, उसकी तैयारियां शुरू हो रही थी, तो 2010 में उस टाइम के लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली साहब ने प्रधानमंत्री उस टाइम के मनमोहन सिंह जी को एक लेटर लिख के कहा कि सर इस बार जो सेंसस हो रहा है उसको कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए, मतलब कास्ट का भी डाटा निकाला जाए कि कौन से कास्ट के कैसे लोग हैं। जैसे इस बार नीतीश कुमार जी ने सवाल उठाया है और अथावले साहब ने सवाल उठाए, ठीक उसी तरीके से उस टाइम में वीरप्पा मोइली ने सवाल उठाया था कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए इस बार, ताकि अलग अलग कास्ट का पता लग सके कि कौन सा कास्ट पिछड़ रहा है, कौन सा कास्ट आगे है। तो यूपीए गवर्नमेंट ने इस पर पूरा सोच विचार करने के बाद कहा ठीक है, इस बार का जो सेंसस होगा उसको हम लोग नाम देंगे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। अब ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसमें जब डाटा निकाला जा रहा था इस बार, तो हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लिया गया कि क्या सोशल इंडिकेटर हैं। सोशल इंडिकेटर मतलब कि समाज में कोई भेदभाव तो नहीं होता आपके साथ, कहीं अनटचेबिलिटी तो कहीं नहीं प्रैक्टिस होती, कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता, कहीं अपर कास्ट के लोग आपको हैरास तो नहीं करते। तो सोशल डाटा लिए गए, इकोनॉमिक डाटा लिए गए कि कितने लोग आपके घर में एम्प्लॉयड हैं, क्या ओवरऑल इनकम है आपके फैमिली की, तो सोशो इकोनॉमिक तो डाटा लिए गए, प्लस कास्ट डाटा भी लिया गया, कास्ट डाटा भी लिया गया, माइंडेड यस। तो जो पिछले बार का सेंसस कराया गया था 2011 का, उसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहते हैं। रूरल एरियाज़ में कराया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, अर्बन एरिया में कराया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ने। और इसमें कैसा है कि सोशल डाटा लिया गया, इकोनॉमिक डाटा लिया गया, कास्ट डाटा लिया गया, लेकिन इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रूरल एरियाज़ में डाटा लिए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन अर्बन एरिया में डाटा लिए थे। इन दोनों ही मिनिस्ट्रीज ने जो फाइनल जो रिपोर्ट पब्लिश की, दोनों ही मिनिस्ट्री ने रिगार्डिंग सेंसस, वो रिपोर्ट में कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो SECC डाटा वाज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड आफ्टर एक्सक्लूडिंग कास्ट डाटा।
तो मुद्दा ये है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट डाटा लिए गए, लेकिन कास्ट वाला डाटा पब्लिक नहीं किया गया, बस सोशल और इकोनॉमिक डाटा पब्लिश किया गया कि यहाँ पे इतने लोगों के, रूरल एरियाज़ में इतने लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, इतने लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो दैट वाज इकोनॉमिक डाटा। सोशल डाटा, रूरल एरियाज़ में इतने लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से डाटा निकाला गया सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट, लेकिन बस सोशल और इकोनॉमिक डाटा को कंसोलिडेट करके पब्लिक किया गया। जबकि ये जो कास्ट वाला डाटा था, इस कास्ट डाटा को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दे दिया गया, बट दैट वाज नॉट मेड पब्लिक। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का काम ही है कि जो जाति के लोग पिछड़ रहे हैं उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लेकर के आए। तो इसके लिए कास्ट वाला डाटा इस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दिया गया विदाउट मेकिंग इट पब्लिक। तो फिर से समझिए, जो 2011 वाला सेंसस था उसको कहा जाता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसमें सोशल और इकोनॉमिक जो डाटा था वो डाटा निकाला गया। सोशो इकोनॉमिक डाटा जैसे कि कौन से परिवार में रेफ्रिजरेटर है, कार है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसके पास लैंडलाइन फ़ोन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसके पास ज़मीन है एट मिनिमम 2.5 एकड़। तो ये सब डाटा निकाला गया। उसके अलावा कास्ट डाटा भी लिया गया था 2011 में, बट दिस डाटा वाज नॉट मेड पब्लिक। इट वाज सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन। और ये जो डाटा लिया गया था सोशो इकोनॉमिक डाटा, इसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी ज़रा समझिए। तो ये जो सोशल इकोनॉमिक डाटा लिया गया, इसका अब इस्तेमाल करती हैं सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल लेवल की सरकारें हों, उसका इस्तेमाल करती हैं टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, गरीबों के लिए स्कीम्स। एक बात को ध्यान से समझिए, जब प्लानिंग कमीशन था उस टाइम तक प्लानिंग कमीशन ने अलग अलग कमिटीज़ बनाई थी, जैसे रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। इन कमिटीज़ का काम होता था पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करना। जैसे पॉवर्टी लाइन आपने सुन रखा होगा, 30 रुपये से एक दिन में कोई कम कमाता है तो पुअर है अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी। तो पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करना इनका काम था। ये पॉवर्टी लाइन क्यों डिटरमाइन किए जाते थे? ताकि जो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनके लिए स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा सके। लेकिन ये जो पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट था, ये इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, क्योंकि एक आदमी आज 30 रुपये कमा रहा है, कल होकर के 40 भी कमा सकता है, परसों 20 भी कमा सकता है। कैसे एग्जैक्टली डिटरमाइन किया जाए कि कौन पॉवर्टी लाइन से नीचे है कौन ऊपर है, दैट वाज डिफ़िकल्ट। क्योंकि ये जो पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन जो दिया गया था वो डेफिनेशन वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट था, काफ़ी वेग कॉन्सेप्ट था। 30 रुपये 35 रुपये एक दिन में कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो नो पर्सन ऑन डेली बेसिस विल अर्न लेस दैन 30 अगर उस लाइन का है तो, एंड नो पर्सन इस रेंज के जो लोग हैं, नो पर्सन ऑन डेली बेसिस विल अर्न मोर देन 30। सो हाउ टू डिटरमाइन कि हु इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, हु इज़ अबोव पॉवर्टी लाइन। सो मुद्दा यह है कि जो पहले पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट्स लिए जाते थे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, दे वेर नॉट वेरी कंक्रीट, दे वेर नॉट डायनेमिक, दे वेर वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। और इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को हटा करके, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट को हटा करके कॉन्सेप्ट लाया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डाटा। एंड दिस सोशो इकोनॉमिक डाटा वाज कलेक्टेड अंडर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। तो इस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में अब पॉवर्टी इज नॉट टेकन एज ए क्राइटेरिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स। नाउ द सोशो इकोनॉमिक डाटा हेल्प्स इन डिसाइडिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर वेलफेयर स्कीम्स। सोशो इकोनॉमिक डाटा जैसे कौन से परिवार में रेफ्रिजरेटर है, कौन से परिवार में कार है, इसके बेसिस पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है वेलफेयर स्कीम्स की। भाई आपके यहाँ पे कार है, रेफ्रिजरेटर है, लैंडलाइन फ़ोन है, आपके यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी करता है तो आप इस स्कीम से एक्सक्लूड हो गए। तो अब ये सब तरीके लिए जाते हैं गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कौन कौन लोग इससे एक्सक्लूड होंगे, कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं करा चुका हूँ अरुणोदय स्कीम असम सरकार की। उसमें कई सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं कि 4 व्हीलर हो तो या 15 बीघा ज़मीन हो तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, मतलब आपके लिए वेलफेयर स्कीम नहीं होगी। सो अरुणोदय स्कीम इज अ बेस्ट एग्जाम्पल कि हाउ इट इज़ यूजिंग सोशो इकोनॉमिक डाटा ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 टू इम्प्लीमेंट अ वेलफेयर स्कीम। तो जैसे बस समझाने के लिए मैंने ये लिस्ट दे रखा है कि इन द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जब पिछले बार सेंसस किया गया था 2011 का, तो उसमें कई सारे इस तरह के डाटा निकाले गए थे कि भाई इन परिवार में मोटराइज्ड बोट है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, किसान क्रेडिट कार्ड है जिसमें 50,000 का लिमिट है,
इस सब तरह के जो भी चीज़ें हैं, जैसे इस भाई इनके यहाँ पे पक्का घर है, इनके यहाँ पे लोग इनकम टैक्स देते हैं, इनके यहाँ पे कोई एक मेंबर 10,000 से ज़्यादा कमाता है, अगर ये सब में से ये 14 क्राइटेरियाज में से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो ऑफकोर्स 14 के 14 रटना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 14 में से कोई भी क्राइटेरिया जब मीट हो जाएगा तो दैट विल लीड टू ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, कि भाई आपके लिए कोई भी सरकार की जो गरीबों वाली वेलफेयर स्कीम्स है उसमें आप इंक्लूड नहीं हो सकते, यू विल बी एक्सक्लूडेड। जबकि देयर आर फ्यू 5 पैरामीटर्स जिसमें से कोई भी अगर एक फुलफिल हो जाए तो दैट विल लीड टू ऑटोमेटिक इंक्लूजन। जैसे कि हाउस होल्ड्स विदाउट शेल्टर, अगर कोई ऐसे परिवार है जिनका घर ही नहीं है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उनको नोट कर लिया जाता है कि अच्छा ऐसे परिवार है जिनका घर ही नहीं है। हाउस होल्ड डिपेंडिंग ऑन डेस्टिट्यूट, लिविंग ऑन आर्म्स, भीख मांग करके जी रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर्स, अगर इस तरह के इन पांचों में से किसी एक ग्रुप को भी कोई बिलोंग करता है तो दैट ग्रुप विल बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स ब्रॉट बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है फ़ायदा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का कराया गया था, उसका मेन पर्पस ये है कि अब पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे सरकारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब ये जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है कि अब पूरा डाटा हमने निकाल लिया, जैसे देखिए यहाँ पे डाटा निकाल लिया हमने कि टोटल 24.39 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं हमारे देश में, उसमें से 17.9 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है रूरल एरियाज़ में हैं। उन 17.9 करोड़ हाउस होल्ड्स में से 10.69 आर डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स, मतलब उनमें ये ना ये कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। 90% ऑफ द मेंबर्स आर विदाउट एनी सैलरी जॉब। तो इस तरह से सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाले डाटा निकाल लिए गए। और फिर अरुण जेटली साहब भी यही बात कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था, सुनो कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ऑल पॉलिसी मेकर्स बोथ एट सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अब इसके बेसिस पे, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन प्रिंसिपल, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, ऑटोमेटिक इंक्लूजन। तो एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूँ, जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011 वाला, उसमें सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स लिए गए, कास्ट पैरामीटर्स भी लिए गए, लेकिन सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स वेर मेड पब्लिक, कास्ट पैरामीटर वाज नॉट मेड पब्लिक। इस बार डिमांड ये है 2021 में कि ये जो कास्ट वाला पैरामीटर था इसको भी पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए बाय द गवर्नमेंट वाइल कंडक्टिंग सेंसस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from culture segment. It is about Rudreswara temple of Telangana and this topic is important from our syllabus paper to culture point of view. So क्या है न्यूज़? तो देखिए, इंडिया ने नॉमिनेशन भेजा था वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल को कि जो रुद्रेश्वरा टेम्पल है तेलंगाना का, जिसको रमप्पा टेम्पल भी कहते हैं, विच इज़ इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, इसको इंक्लूड कर लिया जाए एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये हमने नॉमिनेशन भेज रखा था इस रमप्पा टेम्पल के लिए, जिसको रुद्रेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। और अब न्यूज़ ये है, अच्छी खबर ये है कि ये रुद्रेश्वरा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसके साथ ही दिस रुद्रेश्वरा टेम्पल ऑफ तेलंगाना हैज़ बिकम 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया। हाल फिलहाल में जो 44th सेशन चल रही है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंडर चेयरमैनशिप ऑफ चाइना, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं जब ऑस्ट्रेलिया का कोरल रीफ वाला टॉपिक मैंने कवर किया था। तो इस 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में ही ये फैसला लिया गया है कि रुद्रेश्वरा टेम्पल को इंक्लूड कर लिया जाए एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब रुद्रेश्वरा टेम्पल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये भगवान शिव का टेम्पल है, 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसको बनाया था काकातिया रूलर्स के एक जनरल हैं रेचेरला रुद्रा। काकातिया रूलर्स थे, तेलंगाना में रूल करते थे 13वीं सेंचुरी में। उनके जनरल हैं रेचेरला रुद्रा, उन्होंने बनवाया था। और उस टाइम के काकातिया किंग थे गणपति देवा। तो इस टेम्पल की खासियत समझो पहले। ये इसको बनवाया था एक जनरल रुद्रा ने। तो ये इनफैक्ट पहला ऐसा टेम्पल है जिसको बनवाने वाले का नाम पे रखा गया है। बनवाया है जनरल ने, जिसका नाम है रुद्रा। तो जिस जनरल ने, जिस सोल्जर ने इसको बनवाया है, उसके नाम पे टेम्पल का नाम रखा गया है, ना कि किंग के नाम पे। अदरवाइज कैसा होता है, टेम्पल का या तो कुछ अलग नाम होता है, भगवान का नाम दिया जाता है, नहीं तो जो किंग जो उसको बनवाता है उसका नाम दिया जाता है टेम्पल को। कोई बनवाने वाले सोल्जर्स वगैरह का नहीं दिया जाता है। ये रुद्रा टेम्पल ऐसा है तेलंगाना वाला, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया। दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द जनरल हु हैज़ मेड और अंडर हुज सुपरविजन दिस टेम्पल हैज़ बीन क्रिएटेड। अभी जो टेम्पल है रुद्रेश्वरा टेम्पल,
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट हैज़ बीन बिल्ड अंडर और बिल्ड यूजिंग सैंड बॉक्स टेक्निक। तो सैंड बॉक्स टेक्निक से इसको बनाया गया है। तो क्या है सैंड बॉक्स टेक्निक वो भी समझिए। देखो सैंड बॉक्स टेक्निक कैसा है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक होता है, जिसमें जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो अर्थक्वेक को भी प्रिवेंट कर सकता है, अर्थक्वेक के कारण होने वाले डैमेज को प्रिवेंट कर सकता है। उसमें कैसा होता है कि जो पिलर बनाए जाते हैं किसी भी आर्किटेक्चर के, उन पिलर्स के लिए पहले ज़मीन को में एक इस तरह का होल किया जाता है। ज़मीन में एक तरह का आप समझो एक पिट बनाया जाता है, एक गड्ढा सा बनाया जाता है, गड्ढा या पिट बनाया जाएगा पिलर लाने से पहले। और उस गड्ढे के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डाली जाएंगी, जैसे कि सैंड लाइम डाला जाएगा, जैगरी, जैगरी समझते हो आप, गुड़ जो चिपचिपा होता है, जैगरी डाला जाता है ताकि वो सैंड को आराम से पकड़ के रखे, चिपचिपा बाइंडिंग करके रखे, पकड़ के रखे। उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट पाउडर या जैगरी तो मैंने बता ही दिया, और एक तरह का लोकल फ्रूट होता है हैरी, ताकि वो सब डाला जाता है ताकि वो जो सैंड है, जो सॉइल है, उसको वो पकड़ के रखे। तो मुद्दा ये है कि सैंड बॉक्स टेक्निक में पहले इस तरह का गड्ढा बनाया जाता है, पिट बनाया जाता है, उस पिट के अंदर ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, जैगरी, फ्रूट्स, सैंड, ताकि वो सैंड स्ट्रांग हो जाए, और फिर उसके अंदर पिलर बनाए जाते हैं, फाउंडेशन बनाए जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रक्चर जब स्ट्रांग हो जाता है तो फिर अर्थक्वेक को झेल सकता है। इसी को कहते हैं हम लोग सैंड बॉक्स टेक्निक। तो सैंड बॉक्स टेक्निक्स आर द टेक्निक्स यूज टू डेवलप आर्किटेक्चर। दीज वर यूज्ड बाय काकतीय रूलर्स इन द मेडिएवल टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में भी सैंड बॉक्स टेक्निक यूज किए जाते हैं फॉर जस्ट पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन ऑर्डर टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउसेज। और ये जो सैंड बॉक्स टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया गया था रमप्पा टेम्पल के लिए, और इसी कारण से रमप्पा टेम्पल आज भी पूरी तरह से रॉक सॉलिड तरीके से खड़ा है। The next article is taken from environment segment. It is about microplastics in Ganga. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. तो क्या है माइक्रोप्लास्टिक्स? देखो माइक्रोप्लास्टिक्स का टेक्निकल डेफिनेशन है कि वो तमाम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जिनकी साइज़ 1 मिलीमीटर से ज़्यादा और 5 मिलीमीटर से कम है, इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। These microplastics are insoluble in water. पानी में घुलते नहीं हैं। These microplastics are major source of water pollution या marine pollution. कहाँ से आते हैं माइक्रोप्लास्टिक? तो सिंथेटिक टेक्सटाइल से जो हम कपड़े पहनते हैं वो धीरे धीरे जब फट जाते हैं तो उनसे माइक्रोप्लास्टिक्स निकलते हैं, कार टायर से, सिटी डस्ट से। इनफैक्ट जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, क्रीम, शैम्पू, तेल, इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। रोड बनाने वाले प्रोडक्ट से माइक्रोप्लास्टिक्स निकलते हैं, और ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं नदियों में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ओशन में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और ये माइक्रोप्लास्टिक्स फिर मरीन इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि जब मछलियाँ इसको खाती हैं तो मछलियों की मास लेवल पर डेथ होने लगती है, और फिर और भी प्रॉब्लम्स होती है। ह्यूमन हेल्थ में भी प्रॉब्लम कर सकता है माइक्रोप्लास्टिक। कैसा होता है कि वंस सच माइक्रोप्लास्टिक्स आर इंजेस्टेड बाय मरीन स्पीसीज लाइक फिशेस, कोरल्स, प्लैंक्टन्स, उसके बाद इट एंटर्स इनटू द फूड चेन। फिशेस खा रही हैं तो फूड चेन में इंटर हो गया, फिर फिशेस के थ्रू ये ह्यूमन बीइंग में भी इंटर कर जाता है माइक्रोप्लास्टिक, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज़। अभी करंट न्यूज़ ये है कि ओशन के अंदर तो माइक्रोप्लास्टिक्स बढ़ रहे हैं, ये तो हम सब जानते थे। ओशनिक माइक्रोप्लास्टिक्स आर ऑन द राइज, वी ऑल वेयर नोइंग दिस। लेकिन हाल फिलहाल में एक स्टडी की गई है गंगा रिवर के ऊपर बाय ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ जिसका नाम है टॉक्सिक लिंक। अब ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक स्टडी करके इसने बताया है कि गंगा रिवर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक हैज़ बीन ऑन रिकॉर्ड हाई। तो गंगा रिवर के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इट इज़ बीइंग हेविली पॉल्यूटेड विथ माइक्रोप्लास्टिक। और प्रॉब्लम यह है कि गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी 2 स्कीम्स चला रही है। इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट चलाया था 2011 में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और उसी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर एक प्रोग्राम चलाया था, एक फ्लैगशिप स्कीम चलाया था 2015 में, नमामि गंगे। तो 2 इनिशिएटिव लिए गए हाल फिलहाल में, 2011 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, 2015 में नमामि गंगे। इसके बावजूद भी गंगा के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स हैज़ बीन ऑन द राइज। तो ये एक प्रॉब्लम निकल के आई है जिस कारण से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। जरा समझते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। नमामि गंगे प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2015, और इसका मेन पर्पस था कि गंगा के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए और गंगा को वापस से रीजुविनेट किया जाए, उसके कंजर्व किया जाए और रीजुविनेट किया जाए। और ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है दैट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर ओवरऑल प्रोजेक्ट दैट हैड स्टार्टेड इन 2011 जिसका नाम था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एक इंपॉर्टेंट बात पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में चलाई गया,
ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है गंगा को क्लीन करने का। उसके अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया, एक छोटा सा स्कीम लिया गया, नमामि गंगे प्रोग्राम 2015 में। अब जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नेशनल गंगा काउंसिल। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 वाली जो मेन प्रोजेक्ट है, बिगर प्रोजेक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नेशनल गंगा काउंसिल। और नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये सवाल ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना इस बात का कि इसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ नेशनल गंगा काउंसिल के। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम पर्सनालिटी सेगमेंट। इट इज़ अबाउट मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू के बारे में तो आप सब लोग जान ही गए होंगे, लेकिन कुछ एक आधा जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो मैं बताने के लिए, याद कराने के लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। 49 kg कैटेगरी याद रखना, वैसे हो सकता है आपको ये भी याद हो। तो मीराबाई चानू आप जानते ही होंगे, सी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मेडल विनर एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इन्होंने क्या किया, सिल्वर मेडल जीता है 49 kg कैटेगरी में ऑफ वेट लिफ्टिंग। तो ये 49 kg कैटेगरी हो सकता है एपीएससी पीटी में आ जाए, यूपीएससी में आने के चांसेस कम है, एपीएससी में आ जाए। तो सी हैज़ वन 49 kg कैटेगरी ऑफ वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है इन समर ओलंपिक्स 2020 इन टोक्यो। हाल फिलहाल में ये भी खबर निकल के आ रही है, अभी 1-2 घंटे पहले इस तरह का आर्टिकल मैंने देखा है कि शायद से जिनको भी गोल्ड मेडल मिला है इस वेट लिफ्टिंग वाले में, चाइनीज़ वेट लिफ्टर को, उनको डोप टेस्ट में शायद से वो फेल हो रही हैं, और जिस कारण से मीराबाई चानू को गोल्ड भी मिल सकता है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो अगर गोल्ड मिल जाता है तो और भी अच्छा है, उसको मैं फिर से आपको बताऊंगा। हाँ, लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सब लोग मीराबाई चानू कर रहे हैं, कैटेगरी में आ जाएगा 59 kg, 49 kg, 69 kg और वहाँ फंस जाओगे। एपीएससी में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। In our segment, most probable prelims topic for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 481 to 485. Topic number 481 is about Basel Convention. This Basel Convention is about control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal. It was opened for signature in 1989 and entered into force in 1992. दुनिया के 187 मेंबर्स इसके कंट्री जिसके मेंबर हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज डिजाइन टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस। इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट्स। तो जो बेसल कन्वेंशन था उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट इंक्लूडेड नहीं थे। न्यूज़ ये है, करंट न्यूज़ ये है कि अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है, बेसल बैन अमेंडमेंट। और इस बेसल बैन अमेंडमेंट जो है इट हैज़ एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2019, और इसमें बस नई चीज़ यही है कि इट प्रोहिबिट्स ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ई वेस्ट भी इंक्लूडेड है इसमें, एंड ऑब्सोलीट शिप्स। लोग करते क्या थे बड़े बड़े कंट्रीज़ कि छोटे देशों में जाकर के अपने पुराने शिप्स को छोड़ आते थे, जैसे उनको पैसा दिया और बोले यार ये शिप रख लो। अब उससे कैसा होता था कि अब ये पॉल्यूशन बढ़ता था उन छोटे देशों में, और वहाँ की सरकार को लोग पैसा खिला देते थे। तो इस कारण से अब ऑब्सोलीट शिप्स को भी आप इस तरह से अबैंडन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बेसल बैन अमेंडमेंट। टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 482 इज अबाउट स्नो लेपर्ड। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड डाटा बुक, and snow leopard is also categorized as appendix 1 in CITES, or it has been hunted for fur, bones and meat. Snow leopard live in mountain regions of Central and South Asia. In India, their geographical range encompasses a large part of Western Himalaya, including Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, and Eastern Himalaya. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 483 is about Mission Innovation. It is a global initiative of 24 countries and the European Commission working on to reinvigorate and accelerate global clean energy innovation with objective to make clean energy widely affordable. The Mission Innovation was announced at United Nations Framework Convention on Climate Change COP number 21 in 2015 as world leaders come together in Paris to commit ambitious effort to combat climate change. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 484 is about Consumer Welfare Fund. This fund was created in 1992 with an objective of providing financial assistance to promote and protect welfare of the consumers, create consumer awareness and strengthen the voluntary consumer movement in the country. The Department of Consumer Affairs operates the fund under this particular act. So it is a statutory body. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 485 is about sea around Arctic Sea. तो आर्कटिक ओशन के अराउंड, आर्कटिक ओशन के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट सी देख लो कौन कौन से हैं। ब्यूफोर्ड सी, ईस्ट साइबेरियन सी, लैप्टेव सी, कोरा सी और बैरेंट सी। बैरेंट सी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से देख लेना।
Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 476 to 480 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते. गोदावरी इज स्टेट बॉर्ड ऑफ ऑप्शन ए राजस्थान. And which of the following is correctly matched? So Lumbini is a place of birth, Bodh Gaya is the place of Nirvan, Kushinagar is Parinirvan, and Sarnath the first sermon. So the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.